जय हिंद। इससे पहले मैं ओआरओपी के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने ओआरओपी की भूमिका, केस की, और दूसरे में जो एरियर से संबंधित जानकारी दी थी। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैं जो ओआरओपी केस पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दी थी 16 मार्च को, उसका विश्लेषण करूंगा। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं ज़्यादा जो लीगल टर्म्स हैं जो कि थोड़ी मुश्किल होती हैं, उनका कम इस्तेमाल करूं, और जो मुद्दे जो उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन मुद्दों पर किस तरह से उसका क्या संज्ञान लिया और उसके बाद कैसे उस जजमेंट तक वो पहुँचे, इस वीडियो के माध्यम से मैं वो कोशिश करूँगा कवर करने का। तो जो पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिन्होंने इस जजमेंट को लिखा, उन्होंने जो फैक्टर्स कंसीडर किए जो कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, केस का बैकग्राउंड, फिर दोनों वकीलों ने क्या क्या अपने मुख्य संवाद या आर्गुमेंट रखे, फिर विश्लेषण जिसमें ओआरओपी का क्या कंसेप्ट है, प्ली ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि क्या भेदभाव हुआ है कि नहीं, फिर एसीपी और एमएसीपी इससे संबंधित, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन यानी कि ओआरओपी इम्प्लीमेंट करने से कितना आर्थिक बोझ पड़ता है बजट के ऊपर, फिर क्या मैक्सिमम के आधार पे ओआरओपी दी जाए या एवरेज, जो कि औसत के आधार पे बाद में दी गई, और अंत में जो पीरियोडिक रिवीजन यानी कि 5 साल के अंतराल के बाद जो फैसला सुनाया गया कि ओआरओपी रिवाइज की गई। तो इस तरह से उन्होंने इस जो 64 पृष्ठ की जजमेंट है, इसको इन भागों में बांट कर इसका विश्लेषण किया। ओआरओपी केस में जो पहला मुद्दा, मुख्य मुद्दा था कि सरकार ने जो परिभाषा में तब्दीली की है और जो ओआरओपी का फिक्सेशन हर साल ना होकर पीरियोडिकल इंटरवल, जिसको 5 साल का अर्सा रखा गया अंतराल, ये दुरुस्त है या नहीं। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी 2014 से लेकर जो वित्त मंत्री का भाषण, फिर 26 फरवरी की रक्षा मंत्री की मीटिंग, रक्षा मंत्री के आदेश, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस वेलफेयर ने जो लेटर लिखा सीजीडीए को ओआरओपी को तामील करने के लिए, और उसके बाद फिर फाइनली 7 नवंबर 2015 को ओआरओपी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लेटर जारी किया गया। तो कोर्ट का ये विचार था कि जो 7 नवंबर 2015 से पहले जो आपस में मंत्रणा हुई या डिस्कशंस हुई और सीजीडीए ने जो लागू करने के मेथड को स्टडी किया, तो इन सब को पॉलिसी मैटर नहीं माना जा सकता, क्योंकि तब तक मंत्रिमंडल की इसकी कोई स्वीकृति नहीं थी, और वो स्वीकृति जो है 7 नवंबर 15 के बाद ही मानी जाएगी। और ये कहा गया कि जो ओआरओपी है ये एक नीतिगत या पॉलिसी मैटर है और सरकार को अधिकार है इसके ऊपर वो अपना निर्णय करे। इस बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। फिर ये भी कहा गया कि किसी भी मंत्री द्वारा वर्बल तौर पे लोकसभा या राज्यसभा में दिया हुआ जो कोई स्टेटमेंट है, वो एक वादा नहीं है, और सरकार बाध्य नहीं इस बात पर कि उसको एक्सेप्ट करे और उसी रूप में इम्प्लीमेंट करे। ये कहा गया कि सरकार ने जो ओआरओपी की परिभाषा थी, जो कोशियारी कमेटी द्वारा दी गई थी, उसको केवल सिद्धांत रूप में स्वीकार किया था, और उसकी जो तामील की जो डिटेल्स थी वो बाद में सीजीडीए को दी गई, जिन्होंने चारों ऑप्शंस को 4 तरह से विचार करने के बाद सरकार को ये परामर्श दिया कि इस रूप में उसको ओआरओपी को लागू किया जाए। तो इसको लागू करने में कोर्ट ने कोई भी त्रुटि नहीं मानी, लेकिन ये कहा कि इसको संवैधानिक के जो एंगल है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जा सकता है। जो दूसरा एक
मुख्य पहलू जिस पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया वो ये था कि जो ये औसत ली गई है या मध्यमान 2013 के जो ईयर को रेफरेंस माना गया है, और साथ में 2013 में भी सेम रैंक ऑन सेम सर्विस वालों का जो अधिकतम पेंशन है और जो न्यूनतम मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज लेकर उसको आधार बनाया गया है और इस चीज़ को 1 जुलाई 2014 से दिया गया है। तो क्या ये उचित है? क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे उनका ये प्ली था कि इससे 1.5 इंक्रीमेंट कम मिल रही है। इसके सपोर्ट में जो IESM ने 3 पेंशनों को तुलना करके दिया था। एक सिपाही जिसने 15 साल नौकरी की, जिसको 6,665 रुपये ORP मिली 1 जुलाई 14 से चार्ट के अनुसार, लेकिन जो सिपाही सेम नौकरी करके 1 जुलाई 14 से रिटायर हुआ उसको पेंशन मिलती है 7605 रुपये। तो इन दोनों के बीच में 940 रुपये का अंतर है। और इसी प्रकार एक नायक 20 साल वाला, उसकी उदाहरण दिया गया जो ORP चार्ट और 1 जुलाई 14। और फिर तीसरा उदाहरण दिया गया एक ऑफिसर का, ग्रुप कैप्टन यानी कर्नल रैंक के, जो कि 28 फरवरी 2015 को रिटायर हुए थे। तो कोर्ट ने इस बात को एग्जामिन किया और ये कहा कि एक ना एक कोई कट ऑफ डेट देनी थी पेंशन रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ इस केस में वो 2013 वर्ष का एवरेज पेंशन लिया गया और साथ में जो 2014 की पेंशन की तुलना की जा रही है उसकी 2014 के जो पेंशन की जो आधार है वो लास्ट पे ड्रॉन या जिसको लास्ट एमेंडमेंट मिलते हैं उसका 50% है। इसलिए इनको आपस में तुलना करने को कोर्ट ने इसको उचित नहीं माना। इसी विषय में जो याचिका करता है IESM, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण फैसले थे सुप्रीम कोर्ट के जिनको लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं, उनका हवाला दिया। उनके बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा। पहला मसला है मेजर जनरल SPS वेंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक पुराना केस है। इसमें 67 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर ने इस बात को चैलेंज किया कि 5th पे कमीशन में जब वो लोग आए तो मेजर जनरल का पेंशन जो था वो ब्रिगेडियर से कम हो गया, ब्रिगेडियर रैंक से। और उन्होंने इस कोर्ट में उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में इस पर याचिका दायर की और वो कोर्ट केस जीत गए। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया क्योंकि मेजर जनरल रैंक हायर है ब्रिगेडियर से, तो इन पूरे जो पुराने मेजर जनरल हैं जो रिटायर हुए 1 जनवरी 96 से पहले, उनकी पे को भी नोशनली फिक्स किया जाए और उसके आधार पर उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 2 प्रकार के मेजर जनरल हो गए थे, जो एक 96 से पहले रिटायर हुए और 96 के बाद, इसलिए उनकी पेंशन को बराबर करना उचित था, जरूरी था और इसलिए वहाँ एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पूरे रिटायरी हैं 1 जुलाई 2014 से पहले, उनकी पेंशन जिस फार्मूले से भी फिक्स की गई है वो बराबर है। इसलिए जो तथ्य या जो आर्गुमेंट SPS वेंस के केस में था मेजर जनरल के, वो यहाँ पर लागू नहीं होता कि ये दोनों स्थितियाँ समान नहीं हैं। दूसरा बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का पेंशन के बारे में, जिसको DS नकारा केस के नाम से जाना जाता है। ये केस क्या था? 31 मार्च 1989 से जो पूरे सिविल पेंशनर थी उनकी पेंशन को एक लिबरलाइज पेंशन स्कीम के अंदर लाया गया, जिसमें मूलभूत से क्या चेंज किया गया कि जो पेंशन पहले 3 साल के जो लास्ट पे थे उसके आधार पर फिक्स होती थी, उसको कहा गया कि वो 10 महीने के आधार पर फिक्स होगी। दूसरा, जो पेंशन की जो सीलिंग या टॉप लिमिट थी वो 675 रुपये से उसको 1000 पे फिक्स किया गया। और यही जो प्रोविज़न था पेंशन का, इसको आर्म फोर्सेस के लिए भी 1 अप्रैल 1979
यानी 1 दिन के बाद से लागू किया गया। कि नकारा केस के हिसाब से जो की गई कि पेंशन में स्लैब सिस्टम शुरू किया गया, तो ये 3 जो परिवर्तन थे इनको लागू किया गया 31 मार्च 1979 की डेट से। तो DS नकारा और एक मिलिट्री पर्सन और एक पेंशन एसोसिएशन, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की जो प्ली था उसको रद्द कर दिया और ये कहा कि ये कहना कि 31 मार्च 79 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा और पुराने वाले पेंशन को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये संवैधानिक तौर पे करेक्ट नहीं है। और उन्होंने इस केस को एक्सेप्ट किया और ये आदेश दिया कि सभी पुराने पेंशनर को भी ये बेनिफिट मिलेगा ना। इसमें रोचक बात ये है कि जो 5 जज की जो बेंच थी उसके जो उस वक्त के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो उसके अध्यक्ष थे और वो डॉक्टर YV चंद्रचूड़, इनके पिताजी थे मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। लेकिन इस केस में नकारा केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, ये कहकर कि जैसी 31 मार्च की डेट से 2 प्रकार के पेंशन ग्रुप बन रहे थे, ऐसा इस जो मौजूदा ORP पॉलिसी है इसमें ऐसा नहीं है कि सभी के जो पुराने पेंशनर हैं 1 जुलाई 14 से पहले वाले, उनको बराबर तल पर रखा गया है और पेंशन का जो उनका फॉर्मूला है वो 2013 का औसत रखा गया है। तो इसमें जो DS नकारा के जो केस से कोई समानता नहीं है, इसलिए उसको इस केस के आधार पे जजमेंट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यहाँ पर जो इस चीज़ पर फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है, वित्तीय जो इसका प्रभाव है, उस पर भी प्रकाश डाला। नकारा केस में कोर्ट ने कहा कि जो सालाना जो वित्तीय बोझ था वो केवल 51 करोड़ था उस फैसले की वजह से, और जो CGDA ने मैक्सिमम पेंशन यानी कि 2013 के औसत की बजाय यदि जो सबसे मैक्सिमम पेंशन था 2013 का उसको दिया जाता तो ये कैलकुलेट किया कि उसका जो वित्तीय बोझ था वो 1,45,339 करोड़ है। और कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का प्राधिकार है कि वो फैसला करे, ये उसके प्राधिकार में है कि वो इस चीज़ को मैक्सिमम को लागू करे या ना करे। इसलिए इन्होंने इस आधार पर उन्होंने फिर औसत के फैसले को लागू किया। जजमेंट के जो बाकी बचा हुआ भाग है उसका विश्लेषण मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि इससे कोई टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है तो उस कमेंट सेक्शन में जाके पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।